नमस्कार दोस्तों, ओमनी एसेंशियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के वीडियो के अंतर्गत एक और वीडियो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और जिसमें आप बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप शायद इसके पहले नहीं जानते हो, चाहे भले ही आप कितना भी गहराई से आपने पढ़ा क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, यानी एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब। तो ये हमारे चैनल है ओमनीसेंट, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी को दबा सकते हैं आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा तो लाइक और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, यह सो पहला प्रश्न, जिस स्थान पर प्रथम सती प्रथम सती सॉरी सदी स्तंभ है, सदी स्तंभ जो कि 510 ईस्वी का है, पाया गया है, किस स्थान पर है? जिस स्थान पर प्रथम सदी स्तंभ है, वो 510 ईस्वी का है, अ, किस स्थान पे पाया गया है? थोड़ा-सा अभी इस आंसर से स्पष्ट होगा कि एरन में जो है, एरन में गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख है। यहाँ पर देखिए, वह स्थान है एरन में, एरन स्थान में, जो एरन में 510 ईस्वी का पाया गया है। तो दोस्तों थोड़ा-सा इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है करेक्शन की आवश्यकता है, और करेक्शन ये है कि यह सदी नहीं सती है। ठीक है? तो क्वेश्चन को फिर समझिए कि वह जिस स्थान में प्रथम सती, ठीक है, सती का मतलब होता है कि समझ सकते हैं कि अपने पति की मृत्यु पर जो पत्नियां सती हो जाती थी उसका बारे में आता है। तो सती स्तंभ है, सती स्तंभ जो कि 510 ईस्वी का है, पाया गया है एरन में। ठीक है, एरन में पाया गया, और ये गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख है। ठीक, गुप्त शासक भानुगुप्त का अभिलेख है, इसी में पाया गया है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ बात जानते हैं कि भानुगुप्त के, कह सकते हैं इस तरह से कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है, जिसमें किसी कोई कोई है गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर, जी हाँ, गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है भानुगुप्त अभिलेख में। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो ये अभिलेख है वो 510 ईस्वी का है, और इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो स्थान है एरन, जो इसके बारे में जानिए, एरन जो स्थान है, एरन स्थान जो है ये है एमपी में। ठीक है, पहला समझिए एमपी में है। दूसरा बात की, ये एमपी के सागर जिले में है, एमपी के सागर जिले में है। तीसरा बात है कि सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी किनारे स्थित है। विदिशा के निकट, विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है एरन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एमपी में, एमपी के सागर जिले में विदिशा, विदिशा सभी लोग जानते हैं, भले ही आज के समय में सागर जिला नहीं जानते हो लोग, लेकिन विदिशा जानते होंगे, एमपी वाले जानते होंगे। तो वहां पर विदिशा नदी के बेतवा, विदिशा के निकट जो है बेतवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ये भानुगुप्त अभिलेख वही प्राप्त हुआ है। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। और देखिए दोस्तों, वह स्मृतिकार जिसने उत्तराधिकार के विषय में विधवाओं के पुत्र के बाद का स्थान दिया है, विधवाओं को पुत्र के बाद का स्थान दिया है, माने कि अगर कोई विधवा हो गई तो बेटा के बाद ही उसका जो है स्थान था, न कि आज के समय में जो पहले मिल जाता है लेकिन कानून देता है, वो बाद का था। ये जो है वह स्मृतिकार कौन है? ठीक है, वह स्मृतिकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य ही है। जी हाँ, याज्ञवल्क्य ने दिया था। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ। जजमानी व्यवस्था, समझ सकते हैं, जजमानी व्यवस्था प्रसार हुआ, ये प्रसार जो हुआ उत्तर गुप्त काल में हुआ। जजमानी व्यवस्था का प्रसार कहलाने वाली एक व्यवस्था था और सामाजिक संरचना में, तो ये उत्तर गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट,
पूर्व मध्य काल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन का मुख्य कारण था। पूर्व मध्य काल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन का मुख्य कारण था। क्या था? तो देखिए ये वाला पहले प्रश्न जान लेते हैं। व्यावसायिक, जी हाँ, व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन। में जो व्यावसायिक थे पहले, देखिए कोई जाति नहीं हुआ करता था, कर्म के आधार पे ही लोग जाति निर्धारित था। तो यही हुआ पूर्व मध्य काल में भी यही हुआ कि जो जाति बन गई, जाति के अत्यधिक प्रगुणन का मुख्य कारण था कि जो व्यवसाय करने लगे, तरह तरह के व्यवसाय करने लगे, उसी के आधार पर जाति भी बदल गई। नेक्स्ट है कि अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट का भाव से उद्विग्न नहीं होते हैं या उत्पीड़न नहीं होते। यह कथन है किसका? फिर से कथन को जान लीजिए, समझिए कि अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है कि भूमि को नष्ट कर दो दूसरे राष्ट्रों में, जबकि भारतीयों में यानी भारत में भूमि जोतने वाले जो पड़ोस है उसमें लड़ाई चलते रहने के बावजूद भी कैसे भी संकट का भाव उद्विग्न नहीं होता, कि मतलब बगल में जो हो रहा है, जमीन को कोई नष्ट नहीं कर गई भारतीयों में। ये कथन है मेगास्थनीज का कथन है। नेक्स्ट है चालुक्य राजधानी को मान्यखेट से कल्याणी ले गया। चालुक्य राजधानी को मान्यखेट से, पहले मान्यखेट था उसके बाद कल्याणी ले गया। ये कौन था? ये सोमेश्वर प्रथम था जिसने अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी ले गया। नेक्स्ट है पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है। पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है जिसका तादात्म्य किया जाता है। अमोघ वर्ष से। नेक्स्ट, कलहनकृत राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था। कलहनकृत, ठीक है, कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को दर्शाता है। तो कलहनकृत राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था। कौन था? ये राजा था गोपाल था, जो कि पाल शासक था। नेक्स्ट जो है स्मृतिकार बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों का श्रेणियां थी। स्मृतिकार बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की श्रेणियां थी। ये श्रेणियां थी 8 श्रेणियां थी। 8 श्रेणियां थी। नेक्स्ट जो है सन 1100 से 1300 ईस्वी की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्त, देखिए 1100 से 1300 ईस्वी की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तलिपि चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है केरल। जी हाँ, केरल, चूंकि वहाँ ताड़ के ज्यादा मिलता है, नारियल वाला तो है ना ताड़, वही ताड़पत्र है। प्राचीन एवं पूर्व मध्य काल में आकृष्ट एवं कर मुक्त भूमि की संज्ञा थी। प्राचीन एवं मध्य काल में आकृष्ट एवं कर मुक्त भूमि की संज्ञा थी। खिल क्षेत्र यानी ऊसर भूमि की। नेक्स्ट है 7वीं सदी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक घोर विरोध किया गया। 7वीं सदी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किया गया। कायस्थों ने किया था। 7वीं सदी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध कायस्थों ने किया था। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। राष्ट्रकूटों का मुकाबला करने वाले प्रतिहार थे और पाल थे।
उत्तर भारतीय वंश थे, हालांकि पाल तो पूर्वी क्षेत्र में, फिर भी उत्तर भारत से ही संबंधित है, क्योंकि शासन तो बिहार तक था ही, इसलिए कह सकते हैं उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। वह मुसलमान देवता कौन है? मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए, वो है मोहम्मद गौरी, लक्ष्मी की आकृति के। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है वह सूफी संत जिन्होंने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। वह सूफी संत जिसने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी, वह सूफी संत जिसने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया। जानते हैं कि कौन है? यहाँ तो शेख निजामुद्दीन चिश्ती जिसने 7 सुल्तानों का हुकूमत देखा लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी, और ये सर्वाधिक कितनी थी? किस सल्तनत काल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। अलाउद्दीन सल्तनत काल में चूंकि बहुत सारे वंश थे, 4 वंश थे, तो मान लीजिए 4-5 वंश थे, तो उसमें सबसे अधिक जो भू राजस्व की दर जो थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही थी। नेक्स्ट है भक्ति संतों में सर्वाधिक आमूल सुधारवादी संत के रूप में जाना जाता है। भक्ति संतों में सर्वाधिक आमूल सुधारवादी संत के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये कबीर को जाना था। भक्ति संत में कबीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं इस बात को। नेक्स्ट है सल्तनत काल में राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे। सल्तनत काल में राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे खराज, देखिए रखिए याद, खराज, खम्स, जजिया, जकात, तरकात और उसर। सल्तनत काल में राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे खराज, खम्स, जजिया, जकात, तरकात और उसर। नेक्स्ट, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है अलाई दरवाजा को। जी हाँ, तो अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है। चरखे का प्रयोग सर्वमान्य हो गया कब? 12वीं शताब्दी ईस्वी से। 12वीं शताब्दी से चरखे का प्रयोग सर्वमान्य हो गया। नेक्स्ट है वह सुल्तान जिसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण यानी कि सोंधर दिए। वह सुल्तान जिसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण यानी सोंधर दिए, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण यानी सोंधर दिया। नेक्स्ट है भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक, यानी भारत से दास ले जाए जाते थे तो निर्यात पर, ठीक है, निर्यात पर भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। देखिए वह सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया। भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम कर लगाया, वह है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया। नेक्स्ट जो है दिल्ली सुल्तान जिसने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की। दिल्ली सुल्तान कौन है?
तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कृषि विकास के लिए मंत्रालय की स्थापना किया। नेक्स्ट जो है, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा नहीं दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में नहीं रहने वाली सेना कहलाती थी। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में नहीं रहने वाली सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना कहलाती थी। नहीं नहीं मतलब कि रहने वाली सेवा, ये हस में कल्ब था। सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना, सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना हस में कल्ब था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की रचना अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतह खज़ैन उल फतह में सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है। ये है मलिक कफूर के सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है अमीर खुसरो की रचना खज़ैन उल फतह में, ठीक है, फतूह में नहीं, फतह में। नेक्स्ट है, वे शासक जिन्होंने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की, वह शासक जिसने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की, और ये है जौनपुर के शासक, सरकी वंश के थे ना, इसीलिए। नेक्स्ट जो है, वह सुल्तान जिसने हार्व ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, हार्व ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, वह सुल्तान जिसने हार्व ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका बराबर होता था, 48 जीतल के, एक चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर होता था। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर होता था। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। ये थे सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय से संबंधित थे संत बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध है सुल्तान जिसने सल्तनत की शाही संरचना के 3 प्रमुख अंगों इक्ता, शेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, और ये ऐसा करने वाले इल्तुतमिश हैं। जी हाँ, इल्तुतमिश ने इस तरह काम किया कि वह इल्तुतमिश ने सल्तनत के शाही संरचना के 3 प्रमुख अंगों इक्ता, शेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। ठीक है, सुव्यवस्थित किया, इक्ता को सुव्यवस्थित किया, सेना को, और सुव्यवस्थित किया मुद्रा को। ये इल्तुतमिश ने किया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।